नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प पहेली पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग प्रतियोगिताओं से चीनी हैकर्स वो अचानक कहाँ गायब हो गए? सही सवाल है। और ठीक उसी वक्त चीन की अपनी हैकिंग प्रतियोगिता तियानफू कप वो कैसे इतनी अहम हो गई। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी बदलाव की पड़ताल करता है। तो सवाल यह है कि 2017 के बाद आखिर क्या हुआ? हाँ, वो साल बड़ा अहम था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? लगता तो यही है कि कहानी बड़ी है। चलिए आज इसी मामले की गहराई में उतरते हैं, जरा समझते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, पहले वो पॉन टू ओन जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती थी। हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में, काफी मशहूर थी। बहुत मशहूर। और सच कहूं तो चीनी टीमों का वहाँ दबदबा था। वो कमाल के थे। अच्छा। हाँ, ये मंच एक तरह से आप कह सकती हैं एथिकल हैकिंग के लिए थे। आप कमजोरियां ढूंढते हैं, कंपनियों को बताते हैं और इनाम पाते हैं, कैश प्राइस। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी कमजोरियां नहीं होती थी। हाँ, वो जीरो डे वल्नरेबिलिटी वाली बात है ना। बिल्कुल। ऐसी खामियां जिनके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी पता नहीं होता। बिल्कुल। ताजी खोज। एकदम सही। गूगल क्रोम, आईफोन, बड़े बड़े नामों में। और इनाम भी जैसा आपने कहा तगड़ा मिलता था, लाखों डॉलर तक। और सबसे अच्छी बात शायद ये थी कि ये जानकारी सीधे कंपनियों को जाती थी जी, ताकि वो इसे ठीक कर सकें, है ना। हाँ, यही मकसद था, सुरक्षा बेहतर करना। लेकिन 2017 में अचानक सब बदल गया। क्या हुआ 2017 में? चीनी टीमें इन प्रतियोगिताओं से गायब हो गई। बिल्कुल गायब। अचानक। हाँ, अचानक। और लगभग उसी समय चीन की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कीहो 360। हाँ, सुना है नाम। उनके सीईओ जो होंगजी ने पब्लिक में कहा कि चीनी हैकर्स का विदेशी प्रतियोगिताओं में अपनी स्किल्स दिखाना ठीक नहीं है। अरे क्यों? उनका कहना था कि इन कमजोरियों की कीमत कहीं ज्यादा है। इन्हें ऐसे बाहर नहीं बताना चाहिए। ओह। और इसके फौरन बाद चीनी सरकार ने एक ऑफिशियल बैन लगा दिया। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स अब विदेशी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अच्छा, तो सरकार ने रोक लगा दी, दरवाजा बंद। लेकिन जाहिर है इतना टैलेंट उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं से शायद तस्वीर में आया चीन का अपना जवाब, तियानफू कप। एकदम सही पकड़ा। चीन ने अपना खुद का मंच तैयार किया, तियानफू कप। और इसमें इनाम वगैरह कैसा था? इनाम तो बहुत बड़ा था, $1 मिलियन से भी ज्यादा। और यहाँ सरकार की भूमिका काफी अहम नजर आई। सरकार की भूमिका कैसे? पहला कप हुआ नवंबर 2018 में। और दिलचस्प बात ये कि उसी कीहो 360 के एक रिसर्चर जिनजुंग झा, हाँ, उन्होंने एक बहुत खतरनाक आईफोन हैक ढूंढ निकाला। केओस नाम दिया गया उसे। केओस नाम ही खतरनाक है। लेकिन इसमें और पॉन टू ओन में वो एक बड़ा फर्क था, आप कह रही थी। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, पॉन टू ओन में कमजोरियां सीधे उस कंपनी को बताई जाती थी जिसका सॉफ्टवेयर हैक हुआ है। हाँ, ताकि उसे ठीक कर सकें। बिल्कुल। लेकिन तियानफू कप में जो भी कमजोरियां खोजी जाती हैं वो पहले चीनी सरकार के पास जाती हैं। क्या? सीधा सरकार के पास, कंपनी के पास नहीं, पहले सरकार के पास। सरकार तय करती है कि इनका क्या करना है। एक मिनट, अब ये हुआ कि जो कमजोरियां खोजी जा रही थीं वो शायद सीधे कंपनियों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो पर सरकार उनका क्या कर रही थी? ये तो थोड़ा चिंताजनक लगता है। और यहीं पर वो केओस वाली कहानी और गंभीर हो जाती है। कैसे? तियानफू कप में यह हैक सामने आया, ठीक है। उसके लगभग 7 महीने बाद अगस्त 2019 में गूगल ने खुलासा किया, हाँ, कि आईफोन्स को निशाना बनाकर एक बड़ा हैकिंग अभियान चल रहा था, बहुत बड़ा। ओह। और गूगल ने जिन 5 एक्सप्लॉइट चेन्स की पहचान की उनमें से एक वही केओस था। अरे बाप रे, क्या बात कर रही हैं। मतलब वो कमजोरी जो तियानफू कप में मिली थी वो असल दुनिया में इस्तेमाल हो रही थी। हाँ, और वो भी महीनों तक, जब तक एप्पल उसे ठीक कर पाता उससे पहले। तो इसका मतलब ये है कि वो कमजोरी, वो जानकारी सरकार के पास थी और शायद उसका इस्तेमाल हो रहा था। गूगल की रिसर्च ने यही पाया कि असल दुनिया के हमलों और केओस एक्सप्लॉइट के स्ट्रक्चर में काफी समानताएं थीं। अब गूगल ने सीधे हमलावर का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स ने इसे कथित तौर पर चीन से जोड़ा। स्रोत के अनुसार इन हमलों के निशाने पर कौन थे? शिनजियांग के वीगर मुस्लिम, पत्रकार, सरकार के आलोचक।
ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं। चीन का पक्ष ये है कि ये अतिवाद से लड़ने की कोशिश है, जबकि अमेरिका और कई पश्चिमी देश इसे मानवाधिकार उल्लंघन, यहाँ तक कि नरसंहार भी मानते हैं। समझ गया, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और ये सिलसिला यहीं रुक गया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। फरवरी 2024 में एक और घटना हुई। आईसून नाम की एक चीनी आईटी फर्म का डेटा लीक हुआ गिटहब पर। आईसून, ये कौन सी कंपनी है? एक आईटी सिक्योरिटी फर्म, लेकिन लीक हुए डेटा से इस कंपनी, उसके साइबर जासूसी टूल्स और चीनी सरकार व सेना जैसे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनके बीच कथित संबंधों का खुलासा हुआ। सरकार और सेना से संबंध मतलब? लीक हुई बातचीत में ये तक कहा गया कि कंपनी हैक किए गए ईमेल इनबॉक्स के लिए सरकार से पैसे लेती थी, $55,000 to $75,000 पर ईमेल इनबॉक्स। 55 से $75,000 एक ईमेल इनबॉक्स हैक करने के लिए? हाँ, स्रोत में यही बताया गया है। तो जाहिर है इन सब घटनाओं ने अमेरिकी अधिकारियों की चिंता बहुत बहुत बढ़ा दी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। उन्हें शक है कि तियानफू कप के जो प्रायोजक हैं, जैसे टॉपसेक, अलीबाबा पे, कीहू 360, वो कहीं ना कहीं चीनी सेना से जुड़े हो सकते हैं। और ये डर भी होगा कि इन प्रतियोगिताओं का इस्तेमाल राष्ट्रवादी हैकर्स की भर्ती के लिए किया जा रहा हो। बिल्कुल, अमेरिकी अधिकारियों को यही लगता है कि ये एक तरह से टैलेंट पूल तैयार किया जा रहा है। स्रोत में कुछ और हालिया उदाहरण भी दिए गए हैं जो कथित तौर पर चीन से जुड़े हैं ना? हाँ, कई हैं। जैसे 2024 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग पर हमला, उसी साल कई बड़ी अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क में सेंध, AT&T, वेराइजन, T-Mobile। और वो वॉल टाइफून वाला मामला भी था। हाँ, 2021 में वोल टाइफून समूह ने अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, और 2023 में गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मैलवेयर मिला। ये सब कथित तौर पर चीन से जुड़े हैं। ये तो एक खतरनाक पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल, स्रोत में विशेषज्ञों का यही मानना है कि चीनी हैकिंग समूह बहुत धैर्य से काम करते हैं। वो सालों तक किसी सिस्टम में अपनी पहुंच बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के। हाँ, और फिर सही मौके पर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी कड़ियां अगर आप इन्हें जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साइबर युद्ध की तैयारी की तरफ इशारा करती लगती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, तो मुख्य बात यह है, स्रोत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटना, तियानफू कप जैसे अपने नियंत्रित मंच बनाना, साथ में ये लगातार हो रही हैकिंग की घटनाएं, आईसून जैसे लीक, ये सब दिखाता है कि साइबर क्षमताओं को बढ़ाने पर एक बहुत रणनीतिक ध्यान दिया जा रहा है। और मकसद शायद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हो, या फिर जैसा कि कई एक्सपर्ट्स को डर है, साइबर युद्ध की तैयारी। और अंत में स्रोत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? हाँ, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां देशों को घुटनों पर लाने के लिए मिसाइलों या बमों की नहीं बल्कि कोड की जरूरत पड़ेगी? जरा सोचिए, वैश्विक सुरक्षा का क्या होगा जब सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एक कोड हो, एक क्लिक और व्यापक तबाही। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है।